हिंदुस्तान वॉज अहेड ऑफ द कर्व और उन्होंने बॉलीवुड के जरिए बहुत हद तक पाकिस्तान की वो स्पेस कैप्चर कर ली थी जो पहले किसी जमाने में सिनेमा ने की थी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है महाविश एजाज। आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, सुन रहे हैं स्पॉटिफाई के ऊपर। और आज मैं किसी ड्रामे के ऊपर बात नहीं कर रही, रिव्यू एज सच के ऊपर बात नहीं कर रही, बल्कि ये बात कर रही हूँ कि कैसे अब पाकिस्तान को ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि उसका अपना कंटेंट इनफ है। मैं बहुत अरसे से इस बारे में बात कर रही हूँ और ये कोई नई डिस्कशन नहीं है मेरे लिए, लेकिन क्योंकि इस वक्त पिछले कुछ दिनों में हालात ऐसे हुए हैं जिनके नज़रिए में इस बात को दोहराना ज़रूरी बन गया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे वो लिसनर्स या व्यूअर्स जो कि पाकिस्तानी ड्रामों के स्फेयर में आजकल नए नए आए हैं, वो कॉन्टेक्स्ट को दोहरा भी लें और थोड़ी याद दहानी भी कर लें कि मैं क्यों ये बात बड़े अरसे से कह रही हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट इस पूरी बात शुरू करने से पहले जो चीज़ ज़रूरी है वो ये है कि हम हिस्ट्री की थोड़ी सी नज़र डालें और पाकिस्तान जब से क़याम में आया है उस वक्त से लेकर आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री क्या रही, ड्रामे कैसे बनते रहे, ड्रामे कैसे आते रहे, फिल्में किस तरह बनी, एक जवाल आया फिल्म इंडस्ट्री को और दोबारा जब उसका चढ़ाव आया और दोबारा जब ड्रामों की तरफ हमारी ऑडियंस ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ग्लोबल ऑडियंस दोबारा आई तो वो किस तरह तय पाया। पाकिस्तानी ड्रामों और फिल्मों की जो हिस्ट्री है वो बड़ी पावरफुल है, बड़ी इलस्ट्रियस है। 1960s में और 70s में पाकिस्तानी ड्रामे जो हैं वो शुरू हो चुके थे, बन चुके थे, बनने शुरू हो गए। जहां जहां पाकिस्तान टेलीविजन देखा जाता था वहां वहां पाकिस्तानी ड्रामों की बात मशहूर थी। ये याद रखना भी जरूरी है कि पाकिस्तानी ड्रामे जो है वो प्योर सिनेमा या प्योर टेलीविजन के लिए नहीं बनते थे, बल्कि वो लोग लिखते थे जो नॉवेल निगार होते थे। फातिमा सुरैया बजिया, अमजद इस्लाम अमजद, मुन्नू भाई, इनमें हसीना मोइन अलबत्ता ज्यादातर टेलीविजन प्ले राइट रही हैं, लेकिन बहुत सारे जो इसमें मैंने नाम लिए हैं वो ज्यादातर नॉवेल निगार और शायर थे। और वैसे भी पाकिस्तानी ड्रामों की जो एक हिस्ट्री है वो निकलती थिएटर और लिटरेचर से है। यानी जो किताबें आप पढ़ते हैं जो लिटरेचर में मौजूद होती हैं, यानी कोई अगर अदब का कोर्स कर रहा हो, अंग्रेजी या उर्दू अदब का कोर्स कर रहा हो, तो जिस तरह का कॉन्टेंट वहां मिलता है वही कॉन्टेंट आपको थिएटर और आपके टेलीविजन प्लेज में नजर आएगा पाकिस्तान में। सबसे पहली तफरीक तो यही हो गई, जो पाकिस्तान का कंटेंट है और जो पाकिस्तान का टेलीविजन है वो हिंदुस्तान के टेलीविजन से बहुत मुख्तलिफ है। अब बात कर लेते हैं सिनेमा की। सिनेमा का ओवरऑल लैंग्वेज तो सेम ही होता है। अगर आपने सिनेमा को थोड़ा बहुत भी पढ़ा हो या स्क्रीन राइटिंग की तरफ आपका थोड़ा बहुत रुझान हो तो आप जानते होंगे कि सिनेमा के अंदर जब फिल्म लिखी जाती है तो उसके 3 एक्ट्स होते हैं। एक पहला एक्ट होता है, सेकंड एक्ट होता है, थर्ड एक्ट होता है। साउथ एशियन सिनेमा में इंटरवल का कॉन्सेप्ट भी मौजूद है। तो वो कहानी जो आपको इंटरवल तक लेके जानी है और इंटरवल के बाद जो कहानी देखी जाएगी और जिस तरह ऑडियंस अपने स्नैक्स वैक्स लेके वापस आके जब अपनी सीट में बैठेगी और क्या कहानी देखेगी, इसकी एक अपनी ही सेटअप है एंड इट इज वेरी यूनिक टू इंडिया एंड पाकिस्तान। बट अगेन देयर इज अ डिफरेंस। पाकिस्तान का सिनेमा फिर भी उर्दू सिनेमा है। लिटरेचर और सोसाइटी के हिसाब से भी इसका जो लैंग्वेज था या इसका तरीका बात करने का, जिस तरह किरदार बनते थे, उसका हिंदुस्तान से बहुत फर्क था। अच्छी बात यह थी कि ये एक यूनिकली उर्दू सिनेमा की तरफ पाकिस्तानी सिनेमा जा रहा था। बुरी बात ये थी कि क्वालिटी बिल्कुल मौजूद नहीं थी। जहां हिंदुस्तानी सिनेमा बहुत हाई ग्रेड कैमरास यूज कर रहा था और फिल्म की रील्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग क्वालिटी की थी, वहां पाकिस्तान में इस तरह की इन्वेस्टमेंट मौजूद नहीं थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि कंटेंट अच्छा नहीं था। उस वक्त के जमाने के गाने भी हिंदुस्तान में कॉपी किए जाते थे और एक जमाना ये भी था कि जब आमदोरफ्त भी बहुत होती थी। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के एक्टर्स एक दूसरे के साथ काम भी बहुत ज्यादा करते थे। फिर अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा वक्त आया जब उर्दू सिनेमा का जवाल शुरू हुआ। 80s 90s तक फिल्में कुछ हद तक बनती रहीं और अच्छी बनती रहीं, लेकिन लेट 90s तक पाकिस्तानी सिनेमा मुकम्मल तौर पे अपने जवाल का शिकार हो चुका था। इसी दौरान सैटेलाइट टीवी या डिश एंटीना और केबल टीवी की एंट्री हुई पाकिस्तानी सोशल लैंडस्केप में। लेट 90s में शाहरुख खान का अरूज आया, केबल और वीसीआर ने धूम मचाई, जी टीवी, स्टार प्लस, एमटीवी जो हिंदुस्तान के चैनल्स थे वो पाकिस्तानी सोसाइटी में खूब राइज हुए। उसके साथ साथ पाकिस्तान ने भी अपने प्राइवेट चैनल्स का एक इब्तिदा शुरू किया, लेकिन हम हिंदुस्तान से कुछ देर पीछे ही रहे। हिंदुस्तान वॉज अहेड ऑफ द कर्व और उन्होंने बॉलीवुड के जरिए बहुत हद तक पाकिस्तान की वो स्पेस कैप्चर कर ली थी जो पहले किसी जमाने में सिनेमा ने की हुई थी। अब पाकिस्तान में शादियों पे, इवन सिनेमा में हिंदुस्तान की सिनेमा की लैंग्वेज राइज हो रही थी। अर्ली 2000s में टाइड फिर बदली। वो कुछ इस तरह कि अर्ली 2000s में हम टीवी, जियो टीवी और ARY ने और
इसके अलावा और भी कुछ छोटे छोटे चैनल्स थे जो इससे पहले भी काम कर रहे थे, ड्रामे बनाने शुरू किए, प्राइवेट प्रोडक्शंस हो रही थी। इससे पहले तक टेलीविजन की इंडस्ट्री में जितनी एंटरटेनमेंट थी, इट वाज कंट्रोल्ड बाय द स्टेट, दैट इज पाकिस्तान टेलीविजन। अर्ली 2000 से लेके आज तक का जमाना प्राइवेट नेटवर्क टेलीविजन का जमाना रहा। इस वक्त आप जो ड्रामे देख रहे हैं, जिसमें हम टीवी है, जियो है, ARY है, ये सारे चैनल्स करीबन आज से 15-20 साल पहले एस्टैब्लिश हो चुके थे और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता ड्रामों की तरफ ऐसे प्रोग्रामिंग की सेटअप शुरू किया जो कि डेली प्रोग्रामिंग थी। इस दौर में उनको चाहिए थे वो राइटर्स नहीं जो कि 6-6 महीने लगा के एक स्क्रिप्ट लिखते थे, जो कि सिर्फ 13 एपिसोड्स की होती। उनको चाहिए थे वो राइटर्स जो कि तेजी से ड्रामे का कंटेंट चर्न कर सकें। प्रोड्यूसर्स ने देखा डाइजेस्ट राइटर्स की तरफ। डाइजेस्ट हर माह छपते थे जो उर्दू जबान में मुख्तसर अफसाना निगारी करते थे। ये अफसाना निगारी अक्सर घरेलू खवातीन की तरफ डायरेक्टेड होती थी और घरेलू खवातीन ही इसको ज्यादातर पढ़ा करती थी। मोहब्बत, घरेलू मसाइल, सास बहू की लड़ाइयां झगड़े, यही सब इसका मेन कंटेंट होता था। चलते चलते अब हम आ जाते हैं 2025 पे, जो कि 15-20 साल की एक सरगुज़श्त है। यहाँ पे हमने देखा कि पिछले कुछ दिहाइयों में जो ड्रामे बने वो ज्यादातर सास बहू, घरेलू, सियासतें और रोमांस की कहानियां बनती रहीं। अलबत्ता अब कॉन्वर्सेशन चेंज हो रही है, लेकिन इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। डेली प्रोग्रामिंग के लिए डाइजेस्ट राइटर्स बेहतरीन इंतखाब इसलिए थे क्योंकि वो बहुत जल्दी जल्दी कहानियां प्रोड्यूस कर सकते थे और ये कहानियां बहुत जल्दी जल्दी रिकॉर्ड होकर, शूट होकर अवाम तक पहुंच सकती थी। एडवर्टाइजिंग का मॉडल भी कुछ इसी तरह बनना शुरू हो गया। बहुत सारे वो लोग जो कि एड्स देखते हैं वो वही लोग हैं जो साबुन, पानी, दही, तेल खरीदते हैं, लिहाजा कहानियां भी उनकी तरफ और एडवर्टाइजिंग का मॉडल भी उनकी तरफ। दरी असना सिनेमा का बहुत बुरा हाल हो चुका था। पाकिस्तान में कई सौ सिनेमा हुआ करते थे, लेकिन इस वक्त शायद हार्डली 200 सिनेमाज मौजूद हैं। जो सिनेमाज हैं भी वो आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर हैं क्योंकि वो बहुत महंगे हैं। टिकट, खाना पीना मिला के करीबन 5-10 हजार का खर्चा है एक छोटी सी फैमिली के लिए। रोज की दिहाड़ी लगाने वाले आदमी के लिए ये इंटरटेनमेंट बिल्कुल इम्पॉसिबल है। जबकि एक जमाने में बैम्बिनो, निशात, ये वो सिनेमाज हैं जो कराची में थे, जिनके मैं नाम ले रही हूँ, ये वो सिनेमाज थे जहां पे आम आदमी बहुत सस्ते दामों पैसे लेके टिकट खरीद सकता था और पॉपकॉर्न भी खा सकता था। हुमायूं सईद ने फिल्म रिलीज की थी मैं हूं शाहिदा अफरीदी सन 2012 में, जिसका बहुत वालेहाना तौर पे इस्तकबाल हुआ। हाउसफुल सिनेमाज में ये फिल्म चली। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हुमायूं सईद ने और फिल्में भी रिलीज की। शोएब मंसूर ने खुदा के लिए बोल बनाई। उसी दौरान पाकिस्तानी ड्रामा भी अपने उरूज तय कर रहा था। फवाद खान और माहिरा खान का ड्रामा हमसफर रिकॉर्ड तोड़ हद तक रेटिंग्स लेकर आया और बॉर्डर पार भी मशहूर हुआ। वहां से शुरू हुआ एक यूट्यूब का दौर, जहां पे पाकिस्तानी ड्रामों की रसाई ना सिर्फ पाकिस्तान तक रही बल्कि पूरी दुनिया में पहुंची वाया यूट्यूब। इस यूट्यूब के जमाने ने अलग ही तबाही मचाई। उनका कंटेंट तो हम तक पहुंच ही रहा था, लेकिन पहली दफा हमारा कंटेंट हिंदुस्तान में इस तरह पहुंचा कि वो उसको बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सके। अवाम में फवाद खान, माहिरा खान और हमारे दीगर स्टार्स का बेइंतहा क्रेज चढ़ा। इमरान अब्बास, अली जफर, सजल अली, मावरा हुसैन और भी बहुत सारे एक्टर्स ने हिंदुस्तान में फिल्मों में काम किया। ये एक बहुत खुशाइन बात थी, लेकिन कुछ हालात ऐसे बनते चले गए जो 2019 से शुरू हुए और आज तक चल रहे हैं कि वो ख्वाब जो कि शायद कुछ लोग देखते हों कि हिंदुस्तानी आर्टिस्ट पाकिस्तान में काम करें और पाकिस्तानी आर्टिस्ट हिंदुस्तान में काम करें और ये चीज रेगुलरली होती रहे, ये ख्वाब पूरा ना हो सका और शायद कभी पूरा ना हो। Which brings me to what's happening today. आज के लिए पाकिस्तान के कंटेंट क्रिएटर्स, राइटर्स, एक्टर्स, डायरेक्टर्स, चैनल्स, प्रोड्यूसर्स, सबको ये बात समझने की जरूरत है कि वो बॉर्डर पार देखना अब बंद कर दें। इसलिए नहीं क्योंकि ये रास्ता कभी दोबारा खुलेगा नहीं, ऐन मुमकिन है कि ये रास्ता दोबारा खुल जाए, लेकिन अब आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि हिंदुस्तान के दरवाजे चाहे खुलें चाहे बंद हों, आपकी होम इंडस्ट्री आपका अपना होम ग्राउंड है, जहां पे आप हमेशा प्रायोरिटी समझे जाएंगे और प्रायोरिटाइज किए जाएंगे। सिमिलरली मीडिया को और चैनल्स को और बाकी भी दीगर जो भी हमारे आउटलेट्स हैं, उनको हिंदुस्तान से लगा हुए स्टैंप को इतना अहम समझना बंद कर देना चाहिए। यानी ये जरूरी नहीं है कि कोई हिंदुस्तान से काम करके आए तो ही अपना लोहा मनवा सकता है, बल्कि वो आर्टिस्ट जो बहुत अरसे से बहुत मेहनत से पाकिस्तान में काम कर रहे हैं वो भी उतने ही काबिले दीद हैं जितना कि कोई वो एक्टर जो कि हिंदुस्तान में काम करके आ चुका हो। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के हालात शायद कभी भी मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं होंगे। इन हालात को पेश नजर रखते हुए पाकिस्तानी आर्टिस्ट और पाकिस्तानी कॉन्टेंट क्रिएटर्स को चाहिए कि वो पाकिस्तान के कॉन्टेंट पे ही फोकस करें और अपनी इंडस्ट्री मजबूत बनाएं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में कंटेंट की कमी है, पोर्टल्स की कमी है या फिर एडवर्टाइजमेंट्स की कमी है। अगर चाहें तो वो इसी इंडस्ट्री को और मजबूत से मजबूतर बना सकते हैं, क्योंकि रिमेंबर ये इंडस्ट्री जीरो से शुरू हुई है और आज कहां पहुंची हुई है। सिमिलरली एक और बहुत चीज जो इसमें हेल्प करेगी वो फॉरेन ऑडियंसेस को रीच करना है। एंड बाय फॉरेन ऑडियंसेस आई डोंट मीन बीइंग लिमिटेड टू इंडिया, आई मीन द अरबिक ऑडियंसेस, द टर्किश ऑडियंसेस, जो कि हमारे पाकिस्तानी लोगों से और ड्रामों से मोहब्बत करते हैं। इंग्लिश सबटाइटल्स ने के ड्रामास को एक ग्लोबल फोर्स बनाया है। इवन चाइनीज ड्रामास भी लोग बहुत शौक से देखते हैं और उसका एक इंटरनेशनल लेवल भी मौजूद है। सो पाकिस्तानी ड्रामा
ड्रामा जो कि इस वक्त रिलीज हो रहे हैं और होते रहते हैं, और हर कुछ दिनों बाद हमें एक ऐसा ड्रामा देखने को मिलता है जिसको हम कहते हैं कि यार ये तो इस वक्त हमने बाकी इतना कुछ देखा उनसे भी बहुत बेहतर है। इन ड्रामों को भी इंग्लिश की ट्रांसलेशंस डबिंग के साथ रिलीज होना चाहिए। सिमिलरली जो लोग इस वक्त स्टेक होल्डर्स हैं जो कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं और दूसरी चीजों में इन्वेस्ट करते हैं बड़े स्टेक्स लाके, उनको चाहिए कि वो सिनेमा में इन्वेस्ट करें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारी आवाम सिनेमा देखना नहीं चाहती। सवाल सिर्फ इतना है कि इस वक्त फॉर द टाइम बीइंग कल्चर मौजूद नहीं है, बट इट इज वर्थ इन्वेस्टिंग इनटू। एक्टर्स को भी चाहिए कि वो पाकिस्तानी स्क्रिप्ट्स प्रेफर करें, पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म्स प्रेफर करें, बजाय ये कि वो ये सोचते रहें कि हमें मुल्क से बाहर जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है। स्पेशली वो एक्टर्स जो ऑलरेडी बहुत पावरफुल और सिग्निफिकेंट हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो टेलीविजन हो, चाहे वो सिनेमा हो। सो दिस इज अ रिमाइंडर एंड अ होप कि हमारे जो लोग हैं वो अपनी इंडस्ट्री के ऊपर फोकस करना सीखेंगे और अपनी इंडस्ट्री के ऊपर काम करेंगे, क्योंकि जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।